दूसरे चरण की काउंटिंग कल। बीजेपी के हौसले बुलंद, कांग्रेस को बढ़त की उम्मीद। एमपी निकाय चुनाव के पहले चरण के रिजल्ट 17 जुलाई को आ चुके हैं। अब दूसरे चरण के रिजल्ट बुधवार को आएंगे। पहले चरण में बीजेपी को जहां 7 निगम में जीत मिली है, वहीं कई वार्डों में उसका कब्जा बरकरार रहा है। नगर पालिका और नगर परिषद में उसे बड़ी सफलता मिली। अब काउंटिंग के अंतिम चरण को लेकर भी बीजेपी के हौसले बुलंद है। इसके पीछे की वजह सेकेंड फेज में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिन 4 निगमों में महापौर का पद गंवाना पड़ा, उसकी एक वजह पहले चरण में कम वोटिंग प्रतिशत भी रहा है। लेकिन दूसरे फेज में मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है, तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 5 निगमों में उसका ही मेयर बनेगा। पहले चरण में मतदाता पर्चियां नहीं बंटने के कारण वोटिंग कम हुई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 80% से ज़्यादा स्थानों पर काबिज हुई है। लेकिन दूसरे फेज के परिणाम और अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव आयोग के भरोसे नहीं रहा कि वोटर निकले। उसने मेहनत की, परिश्रम की, मतदाता पर्चियां पहुंचाई, लोगों को जागरूक किया और बम्पर मतदान दूसरे चरण में हुआ है। तो हम ऐसा मानते हैं कि दूसरे चरण में भी हम लोग लगभग 200 से ऊपर सीटों के अभी परिणाम आने वाले हैं, तो हम जो है 90% से ऊपर सीटें दूसरे चरण में जीतने वाले हैं। बढ़े हुए वोट प्रतिशत से बीजेपी बढ़त की आस लगाए बैठी है, तो कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है। ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में जीतने के बाद कांग्रेस का भी जोश हाई है और इस बार 5 निगमों में से 2 या 3 जगह भी कांग्रेस के मेयर चुने गए तो कांग्रेस को और दम मिलेगा। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि दूसरे चरण में ज्यादा मतदान उसके पक्ष में हुआ है और 20 जुलाई को ये साफ हो जाएगा। जैसी रात तो नहीं, परंतु ये सब है कि हमारी संभावना है। संख्या तो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि संख्या पेटी बंद हो गई, परंतु मुझे लगता है कि 2-3 और मेयर के चुनाव कांग्रेस जीत सकती है, जो हमारे यहाँ पर रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार। तो ये तो हमारे लिए बहुत बात है कि 16 नगर निगम थे, 3 अभी हम जीते हैं और जीतने जा रहे हैं। कटनी, रतलाम, रीवा, देवास और मुरैना समेत 214 निकायों में जनता अपना फैसला 20 जुलाई को सुना देगी। वहीं दूसरे चरण की काउंटिंग पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि सिंगरौली में उसके प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है। ऐसे में अंतिम चरण की मतगणना में तीनों पार्टियों पर सबकी नजर रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सेमीफाइनल का फाइनल टेस्ट। आप सोचते होंगे ये टेलीविज़न चैनल्स, मीडिया हर चुनाव के पहले सेमीफाइनल, सर ये क्या होता है? कि जैसे आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा रोमांच बढ़ाना, थोड़ा सा हाइप क्रिएट करना, है ना। जिस तरह से आप ऐड ऑन करते हैं किसी चीज़ को, अपनी डिशेस जो आप बनाते हैं घर में उनके ऊपर कुछ छिड़कते हैं, कुछ टेस्ट और बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करते हैं, तो ये भी हमारे उपाय हैं सर। बाकी तो जीवन संग्राम ही है। जब से आप इस संसार में आते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, पार्टी हो, संगठन हो, तो ये जीवन संग्राम है। और सर जीवन का हर संग्राम फाइनल है, फाइनल मानकर ही आपको लड़ना चाहिए, ये बड़े बुजुर्ग कह गए। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। तो जिस सेमीफाइनल की हम बात कर रहे हैं उसका दूसरा चरण जो है वो बुधवार को यानी 20 जुलाई को संपन्न होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो पहले चरण के नतीजे हैं, उन नतीजों को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। ये सही है कि बीजेपी ने नगर पालिका और नगर परिषद को मिलाकर जो 11 नगर निगम हैं उनके वार्ड्स में बड़ी संख्या में, बल्कि नगर पालिका नगर निगम में तो उसने एक तरह से क्लीन स्वीप किया है, लेकिन नगर निगम के वार्ड में भी उसने कांग्रेस की तुलना में काफ़ी अधिक सीटें हासिल की हैं पार्षदों की। लेकिन 3 नगर निगम के महापौर कांग्रेस के हाथों चले जाना और एक आपके हाथों चले जाना बीजेपी के लिए एक ऐसी कसक है जिसको भले ही वो कहना ना चाहे, लेकिन वो बात उसके मन में अटकी है कि आखिर ये हमारे कब्ज़े वाली ये 4 नगर निगम क्यों चली गई। इसलिए कल ने और धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कल यानी बुधवार को बीजेपी की पूरी उम्मीद है कि वो इन पर सब पर कब्ज़ा करे और कब्ज़ा करने के साथ ये बताए कि पहले चरण में कुछ हो गया था, कम वोटिंग थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन हम फिर मोर्चे पर हैं। और कांग्रेस हालांकि बहुत संतुष्ट है, लेकिन वो सोचती है कि अगर 1-2 मिल जाए तो छप्पर फाड़ के हो गया मामला फिर। तो देखते हैं कि बुधवार का दिन
जनता के मन में जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद है। अब जनता किस तरह सामने आती है इसी पर हम निगाह डालेंगे। उसने तो अपना फैसला सुना दिया है। मतगणना के दौरान ये फैसला निकलकर आपको और हमको बताएगा कि 2023 में किस तरह की तैयारी से दोनों पार्टियां जाएंगी, जो नतीजे उनके मनोबल पर निश्चित तौर पर असर डालेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं मिल लीजिए उनसे। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नगरीय निकाय के लिए बनी कमेटी के एक अहम मेंबर हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन है। बहुत स्वागत है। उनके साथ हैं अजय सिंह यादव जी। नमस्कार। कूल, मुस्कुराते हुए, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, उपाध्यक्ष हैं और परवान चढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी उम्मीदों के साथ, पार्टी की उम्मीदों पर भी खरे उतरने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं हमारे पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति को देखते रहते हैं। और हमारे वो साथी हैं जो पसीना बहाते रहे मैदान में। रतलाम से पीयूष पारे हैं हमारे साथ और मुरैना से हमारे साथी जुड़ रहे हैं प्रहलाद सेन जी। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मुरैना के मिजाज को भांपने की कोशिश करते हैं प्रहलाद से। प्रहलाद, मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मध्य प्रदेश में बहुत ही अहम उनकी जिम्मेदारियां रही हैं, कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव मुरैना का है। ग्वालियर का रण जिस तरह से बीजेपी के पास हार का पैगाम लेकर पहुंचा, मुरैना पर उम्मीदें टिकी हैं। किस तरह आप देखते हैं मुरैना की चुनौती को, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि वहां भी काफ़ी अच्छी टक्कर देखी जा रही है। जी प्रहलाद जी। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे महत्वपूर्ण नगर निगमों में से एक ग्वालियर का किला बीजेपी हार गई है, तो उम्मीदें मुरैना पर टिकी हुई हैं। मुरैना एक बेहद धीर और गंभीर नेता, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़, जहां उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कांधे पर। और उन्होंने जिस तरह से चुनावी जमावट की, क्योंकि मुकाबले को हम समझने की कोशिश करें तो जो शहरी क्षेत्र का जो मतदाता था, हम जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी महसूस कर रहे थे कि काफ़ी अगेंस्ट वोटिंग हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक बीजेपी ने उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कवायद की कि कहीं वोटर निकले और बीजेपी के हक में जाए। लेकिन मुकाबला वहां पर बेहद गंभीर है। जिस तरह की तस्वीर ग्वालियर में देखी, कमोवेश वही तस्वीर हमें मुरैना में नजर आ रही है। और मुरैना में भी मुकाबला बेहद रोचक है। कमलनाथ का जो होमवर्क था मुरैना में, वो बहुत सोच विचार कर और एक रणनीति के साथ था। तो काफ़ी हद तक देखना होगा कि कमलनाथ अपने होमवर्क में कितने कामयाब रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर का तो किला उन्होंने उस होमवर्क से जीता है। तो शरद जी, अब चूंकि बहुत पसीना यहाँ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ लगे रहे, तो वो दिग्गजों ने अपनी जमावट की। लेकिन वहाँ मुकाबला ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा कांग्रेस के हक में जा रहा है या एक तरफा बीजेपी के हक में जा रहा है या कोई तीसरा बाजी मार रहा है। तो काफी हद तक तस्वीर कल साफ होगी। मुरैना बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शरद जी। जी, और जिस तरह आपने कमलनाथ जी का नाम लिया तो मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म के संवाद सा लगा। कमल 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 हमारा सिंबल है, ये कौन कमल है जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करता है। तो काफ़ी दिलचस्प है कि ये कमलनाथ हैं जो बीजेपी के सिंबल कमल के प्रारंभिक जो शब्द हैं 3, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कमल के लिए चुनौती बनकर खुद कमल खड़े होने की कोशिश करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात। रेलवे स्टेशन दिख रहा है शायद, बहुत खूबसूरत। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो उस पर आप कुछ टिप्पणी कीजिएगा। आपको तो मतलब आपने पृष्ठभूमि बना दी है उसकी। आप पीयूष जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। रतलाम क्या कह रहा है? नमकीन का रतलाम, जलगांव के बाद ज्वेलरी के लिए बड़ा प्रसिद्ध रतलाम और खाने पीने का शौकीन और मालवा का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जहां फसलों में भी किसान बड़े इनोवेशंस कर रहे हैं। उस रतलाम का मिजाज क्या कह रहा है? जी देखिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है यहाँ पर शरद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया और कमलनाथ का आपने यहाँ पर एक बार फिर से जिक्र किया है। तो मैं ये बता दूँ कि मयंक जाट वर्सेस प्रहलाद पटेल के बीच में मुकाबला है। तो यहाँ पर भी पूरा दमखम कहीं ना कहीं यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगाया है। और आपने कहा है रतलाम की सेव
रतलाम की साड़ी और सोना तो मशहूर है ही, लेकिन इन दिनों सियासत भी काफ़ी यहाँ पर जो है वो हम लोग कहें तो चरम पर है। और जिस तरीके से हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने काफ़ी दमखम लगाया है, और ऐसे में कल का जो मुकाबला कल का जो रिजल्ट नतीजे आने वाले हैं, उनमें जो बड़ी सीटें हैं उसमें रतलाम नगर निगम का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का घमासान था, हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत के साथ यहाँ पर कैंपेनिंग की और अलग अलग वार्डों में जाकर साफ तौर पर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। लेकिन इस कोशिश में कामयाब कब कौन होगा, ज़्यादा यहाँ पर भारी कौन पड़ता है, ये तो कल ही यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन पिछले 4 बार से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि यहाँ पर बीजेपी के किले को ध्वस्त करना है, तो बीजेपी के सामने जीत का पंच लगाने का एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जिन सीटों पर हम लोग या नगर पालिकाओं में बात करें जहाँ पर कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ में चुनावी मैदान में जोर पकड़ा था, उनमें रतलाम की ये सीट भी है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस का संगठन मैदान में नजर आया और कहीं न कहीं जो है वो बीजेपी के नेताओं को और दुगनी तरीके से पसीना बहाना यहाँ पर पड़ा। तो मैदानी तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत जरूर नजर आई है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो जीत का पंच जरूर लगाएगी और कांग्रेस से कह रही है कि उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। लेकिन काफी कड़ा मुकाबला है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बुरहानपुर और जो उज्जैन के आंकड़े आए थे, मार्जिन वहां पर कम रहा था, उसी तरीके का मार्जिन मुझे लगता है कि रतलाम में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी, आपका प्रेडिक्शन जो है बेहद नज़दीक मुकाबले की तरफ इशारा कर रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, तो निवेदन है अपना के पीसीआर के टीम से कि रीवा चलम भैया, वहाँ देखें अपना के का नतीजा कह रहा है, फोन ऑन लगा लीजिए। बघेली टूटी फूटी हम बोले न हैं तो प्रयास अपना के जारी रखें, लगाएं फोन। चलिए हम लौटा था स्टूडियो में, मनोज सैनी हमारे संगे है। मनोज भैया बतावें कि का हो कि जात है, आप गए हैं रीवा भी। देखिए, रीवा का मुकाबला भी उसी तरह का है जैसा पीयूष और प्रहलाद बात कर रहे थे, बल्कि ये कहा जाएगा लगातार कमलनाथ की बात करते रहे हम पिछले चुनाव में भी जब मतगणना की बात हो रही थी, और उसी तरह का टिकट वहाँ भी जब दिया अजय मिश्रा को तो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं। लेकिन प्रबोध व्यास एक नए कैंडिडेट हैं और उनकी छवि भी बड़ी साफ सुथरी है, पर जब जनता से बात करते वहाँ के मिजाज को समझते हैं तो हमें लगता है कि अंतिम दौर तक इंतज़ार चलता रहेगा कि कौन आगे कौन पीछे, जैसा जनता से बात करते मिजाज नज़र आता। तो उम्मीद है दोनों पार्टियों की है, पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, कांटे का मुकाबला है। और अंतिम दौर के बाद यदि हम बात कटनी की भी कर लेते हैं शरद जी, कटनी भी उसी तरह का है। कटनी में अंगूठी किसके हाथ में पहनी जाएगी, क्योंकि वहाँ तीसरा जी अंगूठी वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी है वहाँ से, और निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी दमदारी के साथ मैदान में नजर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बगावत की और अपनी श्रीमती जी को चुनाव मैदान में उतार दिया विजय सूरी ने, तो वह भी नजर आ रही है। तो आप देखिएगा 5 सीटों की यदि हम बात करें, भी आप गए थे कटनी में, क्या मंजर देखा? कटनी का वहाँ भी लड़ाई अच्छी है। वही मैं कह रहा हूँ, वह त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस निर्दलीय का मुकाबला बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई बार हम देखते हैं कि 2 लोग लड़ते हैं तो किसी तीसरे को फायदा मिल जाता, तो हो सकता है कि ऐसा भी दिखाई दे। लेकिन अंतिम दौर तक वहां भी यही होना है। पर भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम दौर में बहुत मेहनत की है। चलिए मैं संक्षेप जल्दी से ले लेता हूँ। अंचल अपना छोड़ के बघेली में बता दें, बघेली बोले का कहा था रीवा का मिजाज? देखिए सर, अपना को बताइए कि रीवा के जो मिजाज है तो बेर बदला बदला नजर आवल्ला है। जो मेरे से कांग्रेस के सब नेता एकजुट हुई के महापौर के चुनाव लड़ीन ही, उमा भाजपाई खुद जो उन्हें तो थर्रान है, उनका खुद ऐसा लग रहा, विश्वास नहीं जता पाए रहे कि वो जीत पाई कि नहीं। बहुत कांटे के मुकाबला जरूर रही, लेकिन जीत केकर हुई या कहा जल्दबाजी हुई। लेकिन जौन कुछ हुई 5-6 हजार के वोटन के अंतर से जौन कुछ निर्णय, चाहे वो भाजपा के पक्ष में आवे चाहे कांग्रेस के पक्ष में आवे, लेकिन अब कौनो पार्टी आश्वस्त नहीं है। लेकिन जौन कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे लाग है वह भाजपा में नहीं दिखा रहा। जो बॉडी लैंग्वेज है बड़े नेतन के, वह कुछ अच्छी तो हार प्रेडिक्शन है कि 5000 से जीत हार का फैसला हुई है। जी बिल्कुल, एकदम अपना सही बोल रहा है। 5 से 6 हजार वोट के अंतरन से चाहे भाजपा जीते चाहे कांग्रेस जीते, लेकिन मुकाबला जो है वो बहुत कांटे के है। और एक बात और ही कि बेर जो 45 वार्ड है, पिछली बेर 19 पार्षद भाजपा के जीत के आए रहे। ये बेर ऐसा अनुमान है कि 20 से 21 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीती ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बनाए रहे निगाह अपना के और बढ़िया देखी कल का इलेक्शन। धन्यवाद, बने रहें भैया लोग आप लोग। चलिए अब मैं आता हूं, पहले अजय जी, क्या लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आपने इस चुनाव को लड़ा है?
आप ये जानते थे कि आपको किसी एक जगह फोकस करना है, इसलिए क्या आपने महापौरों पर ही मुख्य रूप से फोकस किया और वहाँ आपको सफलता भी मिली और बुधवार के लिए भी हम सुन रहे हैं कि मुकाबला अच्छा है। आपने पार्षदों पर उतनी तवज्जो नहीं दी शायद, और उसकी वजह आपके संगठन की चुनौती भी थी। देखिए शरद जी, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से उभर के आई है और चुनाव के सभी क्षेत्रों में हमने मजबूती से काम किया है। कई जगह ऐसा लगता है कि पार्षद भाजपा के ज़्यादा हैं तो भाजपा मजबूत है, लेकिन ये तस्वीर का दूसरा पक्ष है। जैसे हम देखें, ग्वालियर में आज कांग्रेस के लगभग 30 पार्षद हैं, लेकिन पिछली बार हमारे वहाँ 13-14 पार्षद थे, तो हम 13-14 से 30 पर पहुंचे। वहीं जबलपुर में हमारे 15-16 पार्षद थे जो आज 31-32 तक पहुंचे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पार्षदों के मामले में भी बड़ा भारी गेन किया है। ये नहीं कहा जा सकता। भोपाल में जरूर स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ, 2-3 कम हो गए। इंदौर में लगभग वैसे ही रही, 3-4 पार्षद ज़्यादा हुए, 15 से 17 हुए। लेकिन अन्य जगहों पर पार्षद की स्थिति में भी बढ़त हुई। और महापौर के मामले में तो स्पष्ट दिखता है, 3 महापौर हमारे जीत गए और 2 महापौर केवल भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीती वो भाजपा समझे, लेकिन 300-500 वोटों का अंतर क्या कांग्रेस की हार मानी जा सकती है? जहां हम 50,000 वोटों से उज्जैन हारे थे, जहां हम बुरहानपुर पिछली बार लंबे मार्जिन से हारे थे, MIM के सपोर्ट के बाद आप 300 वोटों से जीत पाए। तो तकनीकी रूप से हवा स्पष्ट है, कांग्रेस के पक्ष में झुकाव है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झुकाव है। तो ये पार्षदों में, नगर पालिका में और परिषद में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया? अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी लहर थी या जनता आपको देख रही थी, आपने क्या इसको इस रूप में हम नहीं देखें जिसको मैंने लिमिटेड ऑप्शन नाम दिया कि आपने बेहतर प्रत्याशी दिए बीजेपी की तुलना में और उसका फायदा आपको मिला और आपकी पूरी तवज्जो महापौर के चुनाव पर ही थी? देखिए शरद जी, नगर पालिका, नगर परिषदों का अभी पूरी तरह परिणाम आने दीजिए, हम उसके बाद उसका भी विस्तृत आपके सामने रखेंगे। नगर परिषदों में अधिकांश जगह ऐसी स्थिति बन रही है कि बहुमत में निर्दलीयों का बहुमत हो गया है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो उसको भाजपा की जीत कैसे माना जा सकता है? कांग्रेस के पास जो झुकाव आया है, चाहे नीमच हो, श्योपुर हो, दमोह हो, ऐसी अनेक नगर पालिकाएं हैं जहां हमारे पास पहले से बेहतर परिणाम है। और आपके 3 संवाददाता जो बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, रतलाम। भाजपा तो ऐसा है कि अपोजिशन की मदद से सरकार बना लेती है, निर्दलीय कहाँ खड़े हैं सर? देखिए, लेकिन जनता तो हमारे साथ है, जनता का सपोर्ट इन्हें नहीं मिलता, इनके लिए चिंता का विषय। आज आप रतलाम में चर्चा कर रहे हैं, आपके संवाददाता कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। रतलाम जहां 50,000 से विधानसभा जीते और महापौर 24 से जीते, आज हम जीत की स्थिति में। डॉक्टर साहब उस पर ज्यादा टिप्पणी करेंगे बेहतर थे, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उसमें आधार नहीं है या उसमें कहीं ना कहीं ये नहीं है कि एक रैशनल एलिमेंट नहीं है। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी। सर, मैं अभी से शुरू करता हूँ कि रैशनल एलिमेंट क्या नहीं है। देखिए, 36 नगर पालिकाएं, सभी के परिणाम घोषित हो चुके हैं। जो सिंबल पे ही लड़े गए हैं या निर्दलीय लड़े गए, 36 में से 26 पर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर बहुमत में है। ठीक बात है, ठीक है ना सर? 4 पर कांग्रेस सिंबल पर बहुमत में है। ठीक है, बाकी आप निर्दलियों के लिए छोड़ दीजिए, मैं मान लेता हूं मैं। ठीक है ना? तो ये मतलब इसके लिए अब किसी का इंतजार नहीं करना है। 84 परिषद में से 64 पर भाजपा सिंबल पर बहुमत में है। सिंबल पर सर, ये तो सबके सामने, आपके पास भी वो आंकड़ा सर। बिल्कुल ठीक है। 8 पर सिंबल पर कांग्रेस है, तो एक और 8 है और एक और 64 है, एक और 4 है और 26 है। जो निर्दलियों की वजह से जहां स्पष्ट बहुमत नहीं, हमने भी उसको छोड़ दिया। तब भी अपन देखे सर, 4 और 26 और 8 और 64, सर थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, मुझे लगता है समझने के लिए। एक बात, खैर परिणाम आ गए हैं, मैं उसमें तो इसीलिए आपका जो प्रश्न था वो मौजूद था कि नगर पालिका और परिषद में अब तो परिणाम आ चुके हैं। वहाँ पर क्लैरिटी के साथ में हमारा जो एक तरफा हम कह सकते हैं कि वर्चस्व है। और पालिका परिषद छोटी जगह भी नहीं है, मुख्यालय है, कई जगह विधानसभा मुख्यालय है वो, तो आप उनको डिस्काउंट नहीं कर सकते शरद जी इतनी आसानी से। अब अपन 11 नगर निगम को देखें, देखिए साहब क्या होता है, आपने जैसे बोला इतने वोट से उतने, मैंने मान लिया अजय जी, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं और शरद जी तस्दीक करेंगे, 2018 के चुनाव में कम से कम 50 विधायक ऐसे थे जो 1000, 2500, 600 वोटों से
जीत कर आए थे, मतलब 5,000 से कम की संख्या में। ये आपको सबको पता है, क्लोज फाइट रही थी। तो जब हम उसको काउंट करके सरकार बना लेते हैं, जबकि हमारे मत आपसे अधिक थे, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भाई इसको भी हमें स्वीकार तो करना होगा ना कि साहब हमने जीती है, ठीक है ना अजय भैया? तो मतलब इतना तो अपने को मानना होगा। ठीक है, आपका अपना आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन भाई रिजल्ट इज रिजल्ट। तो मुझे लगता है उसको डिस्काउंट करके एनालिसिस नहीं हो सकती शरद जी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी, पार्षदों की संख्या। भाई 11 नगर निगम के सिंबल पर लड़े पार्षदों की संख्या कांग्रेस की भी है और भाजपा की भी है, दोनों को सामने रख लीजिए। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या पता लगाना कि किसके ज़्यादा है किसके कम है? चलिए, चुनाव से पहले ईवीएम से 109 पार्षद हमारे विभिन्न स्थानों पर बिना किसी इलेक्शन के सिंगल हैंडेडली हम लोग हमारे पक्ष में आए। 109 सिंबल पर आए सर जी, क्योंकि पालिका परिषद और निगम सिंबल पे थे। हमने घोषित भी किया, उसकी सूची इन्होंने भी दी, चुनाव आयोग ने भी दी, है ना, जो कॉन्टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो भी तो आए ना सर हम निकल के। तो सर ये भी, इसको क्या टोटल डिस्काउंट कर देंगे क्या? एकदम ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। तीसरी बात जो बहुत मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूँ, कल के पर भी आ जाइए, थोड़ा सा मैं उसी पे आ रहा नतीजे। हूँ जी, उसी पे आ रहा हूँ सर। बुधवार तो आने ही वाला है सर, कल मैं कितना बचूंगा उससे? जी जी, 5 नगर निगम के और बाकी पालिका और परिषद के फिर आएंगे, तो हम कितना बचेंगे पालिका और परिषद से? और यदि यही रेप्लिकेट होता है तो कहीं ना कहीं पूछा तो जाएगा। और जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था शरद जी कि जो छोटी मतदाताओं वाली नगर निगम है उसमें फाइट रहेगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था। और आपको ध्यान हो, मैंने 3 कैटेगरी में बताया था। तो ए कैटेगरी की तो लगभग सब पूरी हो गई हैं, बी की भी लगभग हो गई हैं। तो ये छोटी नगर निगम है जितनी है, तो स्वाभाविक है कि 5,000 से कम के अंतर से हमको इसमें बहुतायत दिखाई देगी। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, ये मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी कर चुका हूँ स्वीकार। मतलब मैंने कोई इसमें कुछ छुपाया नहीं है आज तक। तो चाहे देवास हो, रतलाम हो, क्योंकि ये सब 2 लाख और उसके आसपास के मतदाताओं की हैं, और मनोज जी तो खुद घूम के आए हैं, देख के आए हैं। तो स्वाभाविक है कि तीसरी कैटेगरी में ये। अब इस सब के बावजूद मैं कांग्रेस को डिस्काउंट नहीं कर रहा अजय जी। मैं तो मान रहा हूँ कि भाई हमारा 23 में मुकाबला मजबूत होना है, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा ये बताओ भाई, हम मतदाताओं के हित में अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। बस मेरा इतना कहना है कि बार बार मैं ये बात कहता हूं कि आप हमारी निंदा करते रहिए, हम विजन रखेंगे। अब जनता को सुनना है कि उनको करना क्या है। चलिए अजय जी, ये उन पे छोड़ देते हैं। देखिए शरद जी, मुझे लगता है डॉक्टर साहब मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं आपकी जीत को नहीं चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन मेरा चुनौती ये है कि जनता का जनमत 2 निगमों पे लगभग बराबर था। आप तकनीकी रूप से 300-500 वोटों से जीत गए, लेकिन नहीं, हम मान रहे हैं आप जीते हैं। जैसे उज्जैन में आप जीते तो 2.5 लाख वोट हमें भी मिला, आपको केवल 300 वोट ज्यादा मिला। इसलिए जनता का जो रुझान है, जहां 50,000 से जीते थे वहां 500 से रह गए। तो रुझान कांग्रेस के संख्या के हिसाब से तो आप सब हार गए। बिल्कुल, लेकिन रुझान वहां भी हमारा बड़ा, 15 से हमारे 30 पार्षद हो गए जबलपुर में। अजय जी, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना है कि 2023 में मजबूत लड़ाई है, और उन्होंने ये भी कहा कि बुधवार के नतीजे अगर पहले के नतीजों से हैं तो बीजेपी फिर अध्ययन करेगी, ऐसा ही उनका आशय है। वो डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं आपकी किसी भी चीज को। नगरीय निकाय चुनावों के पिछले 50 सालों का इतिहास देख लीजिए। भाजपा का जो रुझान है, भाजपा मध्य प्रदेश में पिछड़ रही है। नगरीय क्षेत्रों में अगर आप 5-6 नगर निगम हार रहे हैं, 4 आप हार चुके हैं, कल 2-3 और हार जाएंगे कम से कम, तो इसके बाद आप मध्य प्रदेश से बाहर हो रहे हैं। आप समझ लीजिए, डॉक्टर साहब कंक्लूड। मेरा बस इतना है, 20 साल हो गए नहीं हो रहे हैं, ये रोज हमको गाली देते हैं आप बाहर हो रहे हैं। ये तो आ जाते तब भी नहीं होते, हम फिर आ जाते हैं। 23 में आपको मुकम्मल रूप से बाहर करेंगे। अब आप 23 में भी कर लोगे, इसकी क्या संभावना है? बिल्कुल करेंगे, जनता करेगी आपको बाहर, जनता करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी तथ्य सामने है, आपकी इच्छा होगी आने की, किस दल की नहीं होती सरकार में आने की, पर कोई कारण तो लाने होंगे ना आने के। निश्चित तौर पर वो कारण लाने होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, दोनों मध्य प्रदेश के लीडर, बड़ी जबरदस्त बात है सर, दोनों लीडर अपनी अपनी खासियत के लीडर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2005 से लेकर 2022 तक बताया है कि नेतृत्व कैसा होता है। आप देख लीजिए, बीजेपी में ऐसा नहीं था कि बीजेपी की भूमि वीरों से खाली थी 2005 से लेकर 2022 तक। और यही शब्द मैं प्रयोग करूंगा कांग्रेस के लिए
कि 2003 से लेकर 2022 तक इनके यहाँ भी वीरों से खाली नहीं है। लेकिन एक कमलनाथ आते हैं, उसके पहले बड़े बड़े योद्धा धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, क्षमा कीजिएगा, जो भी कारण हो, मतभेद हो, मत भिन्नता हो, लेकिन इधर शिवराज जी अंगद के पैर की तरह जमे रहते हैं, लेकिन कमलनाथ जी आकर उसको थोड़ा बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा अंगद के पैर को हिला देते हैं, इक्वेशंस बदलते हैं, लेकिन फिर अंगद का पैर आ जाता है, जो भी कारण, जो भी परिस्थितियाँ रही। ये लीडरशिप है सर, ये नेतृत्व है। लेकिन आप हमेशा के लिए नेतृत्व पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नेतृत्व ये कर सकता है कि वो मिरेकल कर सकता है, जैसा 2018 में कमलनाथ जी ने किया और शिवराज जी लंबे समय से बीजेपी के लिए करते चले आ रहे हैं। लेकिन आपके पास जामवंत भी होना चाहिए, हनुमान भी होना चाहिए। और अगर मैं ये नहीं कहूँगा, नहीं तो लोग कहेंगे पक्ष विपक्ष के खेमे की बात, तो मैं सब ये दोनों को ही मैं खेमे में मान रहा हूँ कि इनके यहाँ जामवंत भी सक्रिय हो, कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, टोटलिटी में अपने लीडर्स को सपोर्ट देने वाली एक टीम जो है वो जिस सेना के पास होगी वो अक्षौहिणी सेना होगी और उसका सेनापति निर्विवाद रूप से विजेता होगा। यही संदेश 2023 के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अजय जी, और बहुत धन्यवाद मनोज जी, और हमारे तमाम साथी प्रहलाद जी और जो हमारे साथी जुड़े पारे जी, प्रफुल्ल जी, तमाम मित्रों को बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा बंसल न्यूज़ पर, पल पल का अपडेट रहेगा बुधवार को, डटे रहिएगा सर। नमस्कार।